गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे एंटोन चिकोव के कोट के साथ। नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हमारा ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं है अगर हम उसको प्रैक्टिस में ना डालें, अगर हम उसके ऊपर एक्शन ना लें। हेल्थी खाने से हमारा बॉडी जो है वो हेल्थी रहता है, एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी जो है वो हेल्थी रहता है। ये नॉलेज हम सबके पास है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही कम लोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स द हिंदू में से हैं, 2 आर्टिकल्स ट्रिब्यून में से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स लेकर आया है स्टडी आईक्यू। स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें। हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का ही स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल, आने वाली जो आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम है उसके लिए भी स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। तो चेक आउट आवर मोबाइल ऐप। डियर फ्रेंड्स, कल एक टॉपिक काफ़ी वायरल हुआ, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत तब हुई जब आई एम श्योर यू नो रिहाना, राइट? इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, काफ़ी फेमस गाने रहे हैं उनके, और लगभग 10 सालों से तो ज़्यादा का उनका करियर रहा है। तो रिहाना जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, एक तस्वीर थी, ट्वीट किया, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो ये किस टॉपिक के साथ उन्होंने ट्वीट किया था? जो किसानों का आंदोलन है, किसानों को रोकने के लिए, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको रोकने के लिए, और आई वुड रादर से कि जो वायोलेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो जिन्होंने हिंसा की धमकी दी थी या फिर हिंसा करने वाले थे, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने जो बैरिकेड्स और ये सारी चीज़ें लगाई थी। तो ऐसी एक तस्वीर थी, और इस तस्वीर के बारे में रिहाना ने ट्वीट किया कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, राइट? The temptation of sensationalist social media hashtags and comments, especially when resorted to by celebrities and others, is neither accurate nor responsible. Ministry of External Affairs advised these celebrities to ascertain facts and properly understand the issues at hand before rushing to comment on such matters. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़, अब सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, ये व्हाट वी से पब्लिक फिगर हैं, इनके द्वारा की गई चीज़ें जो हैं, मीन्स वो इन्फ्लुएंस जनरेट करते हैं लोगों के ऊपर। कुछ उन्होंने कपड़े पहने, दैट विल इंस्पायर पीपल। कोई उनका गाना है जो किसी को इंस्पायर कर रहा है दुनिया की अलग अलग जगहों पर। किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया तो वो चीज़ लोगों को इंस्पायर कर रही होगी। तो ऐसे ही चीज़ें, ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स दे हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप फेमस हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ कहें तो यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको पता होना चाहिए। आपने शायद सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो देखा होगा। वो स्टेज पर थे और
जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि आपका स्टैंड क्या है इस चीज़ को लेकर, तो सुशांत सिंह राजपूत ने बताया कि मुझे, आई थिंक ही सेड कि मुझे पता नहीं है। तो कि क्यों आपको पता नहीं, यू शुड बी, जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सुशांत सिंह कहते हैं कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं कि आपको सभी चीज़ों के आंसर पता होंगे। और फिर जर्नलिस्ट ने ये कहा कि नहीं, आप कुछ बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। एज ए सेलिब्रिटी, एज ए फेमस फेस, हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते पब्लिक में। आप पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करें, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपके कोई भी व्यू पॉइंट्स कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फेमस हैं तो पब्लिक लाइफ में यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आपके स्टेटमेंट, आपकी एक्शन की इम्पैक्ट कैसी होगी आपको भी शायद पता ना हो। तो प्रश्न ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ को, ऑफ कोर्स, जैसे बेसिकली ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मेन लक्ष्य यही था कि फेमस लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिसमें मीन्स वी कैन व्हाट वी से, वी अंडरस्टैंड, हम इस, मैं पर्सनली आई थिंक गवर्नमेंट इज़ राइट हियर कि चीज़ों को समझे सोचे बिना आप उसके ऊपर स्टैंड मत लीजिए। दैट इज़ वेरी लॉजिकल थिंग। ये सरकार नहीं, लेकिन हर किसी को इस बात के बारे में पता ही होना चाहिए, इज़न्ट इट? तो क्या रिहाना ने ये जो ट्वीट किया है, क्या ये प्रश्न जो पूछा है वो गलत है? इज गवर्नमेंट सीइंग एवरीथिंग एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इटसेल्फ? क्या सरकार, अगर कोई चीज़ आप सरकार के खिलाफ कहते हैं तो क्या सरकार इसको एक कॉन्स्पिरेसी, एक चाल के तौर पर देखती है कि ये हमारे खिलाफ उठाया गया एक कदम है, हमारे खिलाफ एक साजिश है? इस प्रकार से सरकार देखती है। क्या ये सच है? सी द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। मैं यहाँ पर क्लियर हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं खुद चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को या फिर ऐसे कोई भी टॉपिक को आप खुद अलग अलग एंगल से देखें। देखिए, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका व्यू पॉइंट सरकार के खिलाफ ही होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आई एम जस्ट सेइंग। कुछ गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज ऐसी हैं जो कुछ कुछ देशों को टारगेट करके चलती हैं, सरकारों को। कुछ ताकतें देश में भी ऐसी हैं। तो ये चलता ही रहेगा, चाहे हम इसके बारे में जानते हों, चाहे हम ना जानते हों, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर दूसरी एक चीज़ बताऊं, क्या दुनिया में और चीज़ें नहीं हो रही हैं? अफ्रीका में या फिर एशिया के ही दूसरे देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कितने सारे देशों में हर रोज़ बहुत सारे लोग मरते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। या दुनिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के साथ अन्याय होता है। तो क्या हर एक अन्याय के बारे में ये सेलिब्रिटीज़ बात करते हैं? द आंसर इज़ नो। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रिहाना दुनिया के सभी लोगों के बारे में ट्वीट करें। उनको जो महसूस हुआ उन्होंने वो ट्वीट किया, ये उनका अधिकार है। गवर्नमेंट को इस बारे में बुरा लगा, गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि ये साजिश है, तो गवर्नमेंट भी जो भी उनसे, गवर्नमेंट से जो भी कदम हो सकते हैं वो कदम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। अगर रिहाना ने, लेट्स इमेजिन, राइट, अगर अब हम उनके दिमाग में जाकर तो नहीं देख सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लेट्स जस्ट इमेजिन, ये चीज़ को समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लेट्स इमेजिन कि रिहाना ने जो फील किया, या फिर रिहाना नहीं, कोई और सेलिब्रिटी ने, जो भी उन्होंने फील किया, उन्होंने ट्वीट किया, उनको दुख हुआ, उन्होंने शायद वहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि रिहाना एक डेवलप्ड देश में रह रही है, ओके? और इस प्रकार की चीज़ें जब हम जब किसी हमसे गरीब देश में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, तब हम देखते हैं तो हमें भी दुख होता है कि यार कितनी बुरी चीज़ वहाँ पर हो रही है। तो सेम थिंग गोज विद पीपल हु आर लिविंग इन डेवलप्ड नेशन। जब वो देखते हैं कि इस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं या फिर ऐसा इश्यू हो रहा है, तो फिर थोड़ा सेंसिटिव जो हैं वो फील उनको डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो उनका नॉर्मल जीवन चल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन उन्होंने देखी। तो हो सकता है कि वो चीज़ उनको ट्रिगर करे, तो उन्होंने स्टैंड लिया हो।
तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेलिब्रिटी हर एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो सिंगर हैं, वो एक्टर हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिहाना, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सब गवर्नमेंट के पॉन्स हैं, कि वो सब गवर्नमेंट के चमचे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो खुद इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो ठीक लगे, उनको जो जैसा भी ठीक लगा होगा उन्होंने किया होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अधिकार का पार्ट है। दिस इज़ डेमोक्रेसी। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को भारत में चल रहे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, क्या ट्वीट करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? क्योंकि ये रिहाना ने तो नहीं कहा, या फिर किसी दूसरे फॉरेन के सेलिब्रिटी ने नहीं कहा, ये तो हमने खुद ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश ने, हम सब ने वासुदैव कुटुंबकम कहा है कि ये पूरी दुनिया जो है वो हमारा फैमिली है। तो यस, और इतिहास में जब हम जाएं हमारे देश के, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है कि जो वक्त था भारत का जब हम सोने की चिड़िया थे, मेरा ये पर्सनल मानना है, जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी मेरी समझ है, आई बिलीव कि वो इसलिए था बिकॉज वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड आइडिया, नए आइडियाज़ को, अच्छे आइडियाज़ को। भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे तब हमने हमेशा नए आइडियाज़ को वेलकम किया है, हमने हमेशा यहाँ पर नए आइडियाज़ को इनवाइट किया है। और इसकी वजह से ही एक वक्त आ गया कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया बन गया। बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे, जब आप टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टाइम मैनेजमेंट वॉज एंड थिंग्स, तो ये जो मुहूर्त वाली सिस्टम है हमारे देश में, कि जो मुहूर्त का वक्त जो है वो टाइम पर, प्रिसीजन उसी टाइम पर होना चाहिए, तो उसको आप माने नहीं माने, वो लॉजिकल है नहीं लॉजिकल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि लोगों को इतना तो पता था कि कोई एक चीज़ जो है उसको एक राइट टाइम पर आपको करनी चाहिए। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में हज़ारों सालों से है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो तो ये कुछ सेलिब्रिटीज़ अगर भारत के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वी हैव टू अलाउ देम टू स्पीक। और हमारे देश के भी कुछ लोग अगर भड़क रहे हैं उनके ऊपर तो वो भी सही है, राइट, ये उनका भी अधिकार है। तो आई एम श्योर आज की ये जो अभी की हमारी ये डिस्कशन है, जनरली हमारे दिमाग की आदत ये होती है कि कोई हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद इस टॉपिक को समझें, इसके बारे में पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कोई साइड लेना हमेशा इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप हाँ रिहाना के साइड में है या फिर गवर्नमेंट के साइड में है। नो, आप ये सारे साइड लेने का जो लक्ष्य है, जो एंड रिजल्ट है, कौन से साइड आप रहेंगे उसके बारे में चिंता मत करिए। फोकस ऑन वॉचिंग दिस, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कितने अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है, क्रिटिकल एनालिसिस करने की जो स्किल है उसको डेवलप करेगी। आप रिहाना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप दूसरे देशों के सरकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, न्यूज़ मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हमारे देश के सेलिब्रिटीज़, हमारे देश के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, राइट। इस चीज़ को आप जितना एनालाइज करेंगे, आई विल गिव यू वन मोर पॉइंट। क्या ऐसा हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग, यहाँ पर कोई प्रोपोगेंडा फैला नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि अब हमारे देश में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कॉन्सर्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग आज से 10-15 सालों पहले की बात है, तो उस टाइम पर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ सिर्फ बेंगलुरु सिटी में आते थे शोज़ करने के लिए, एंड्रिक इग्लेशियस और रिकी मार्टिन एक्सेट्रा, या फिर मुंबई में आते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में वो लोग जाते हैं, शोज़ करते हैं। तो ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। अगर अंग्रेज़ी गाने सुनने वाले लोगों का लिस्ट आप तैयार करें तो दुनिया के बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अंग्रेज़ी गाने सुनते हैं। और हमारे देश में तो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी गाने समझ में भी नहीं आते, लेकिन उनको म्यूज़िक पसंद है तो वो सुनते हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो क्या
it is about covering a market. I'm just saying, I'm not saying कि रिहाना ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसके एंगल्स का एक एग्जांपल है कि अलग अलग एंगल से आप इसको देख सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल. आप में से एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करूँ. द थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, अगर आपको कोई मैसेज है या फिर आपको कोई फीडबैक देना है, व्हाटएवर इट इज़, राइट, तो आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं. ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जिसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और हिट द लाइक बटन अगर आज का वीडियो पसंद आता है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन. ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का, द ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है. अब भारत जो है वो हमेशा 24/7 365 डेज एक प्रकार के हाई अलर्ट पर रहता है, एक हाई प्रिपेयर्डनेस पर रहता है. मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमारी रहती है क्योंकि हमारे पड़ोस में हैं 2 ऐसे देश जिनके साथ हमारे युद्ध हो चुके हैं. एक तो हैं पाकिस्तान और दूसरा है चाइना. और ये दोनों देशों के साथ अपनी फिजिकल बाउंड्री शेयर कर रहा है भारत. दूसरी चीज़ कि ये चाइना और पाकिस्तान जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑल वेदर फ्रेंड हैं. मौसम कैसा भी हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की दोस्ती है इन दोनों के बीच में. लेकिन पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप जो है वो अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है. 5-6-10 सालों के बाद एक वक्त था जब यूएसए बहुत अच्छा दोस्त था पाकिस्तान का, लेकिन अब यूएसए को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं, आप एक प्रकार की प्रोफेशनल रिलेशनशिप रख सकते हैं. एनीवे, नॉट गोइंग टू, यहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करने की बात नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि भारत जो है इसको अलर्ट रहना ही पड़ता है क्योंकि 2 ऐसे हॉस्टाइल कंट्रीज हमारे देश के पड़ोसी हैं. स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी इन फोर्टिफाइंग द कंट्रीज बॉर्डर्स इज मस्ट. स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट, टॉप ऑफ द रेंज, टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए ताकि हम हमारी बॉर्डर्स की रक्षा कर सके. और कल हमने बॉर्डर्स के बारे में, हमने ई बॉर्डर्स के बारे में बात की थी, इज़न्ट इट? या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स, टेक्नोलॉजिकल बॉर्डर, टेक बॉर्डर, अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके. तो सिर्फ सर्वेलेंस सिस्टम्स या फिर लोगों को रोकने के लिए नहीं, बट वी नीड वेपन्स एज वेल, और ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट. अब बजट को देखेंगे 2021, तो इसमें ओवरऑल डिफेंस बजट जो है उसमें एक बस छोटा सा ही हाइक यानी कि एक राइज देखने को मिला है. दैट इज़ 1.4%. ओवरऑल डिफेंस बजट जो है ये 1.4% से इंक्रीज किया गया. लेकिन अगर हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो 22,000 करोड़ यानी कि 19% जितना जो है वो 22,000 करोड़ रुपीज़ हम किस में यूज़ करेंगे? मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में. क्या आपको पता है कि आने वाले 7 से 8 सालों में भारत सरकार का टारगेट ये है कि हम $130 बिलियन, हम 9 लाख करोड़ रुपए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं. एक बहुत बड़ा अपग्रेड. 9 लाख करोड़ रुपीज इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट एट ऑल. तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमें क्यों चाहिए? एक तरफ चाइना भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी हॉस्टाइल सिचुएशन, राइट, आपको अपग्रेड होता रहना पड़ता है. पुराने हथियारों से आप फ्यूचर की जंग जो हैं वो जंग जो होगी वो जीत नहीं पाएंगे. एंड वी आर अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर एज वेल. तो हमारा खर्च भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. तो इतना सारा पैसा हम खर्च करने वाले हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं, खर्च या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी कहें, तो लॉजिकल बात तो यही है कि हम मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत हमारे देश में ही चीज़ों को प्रोड्यूस करें, हमारे देश में ही डिफेंस को पैदा किया जाए. ये गन्स, आर्टिलरीज और मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें. यस, इट्स गुड, यही होना चाहिए. लेकिन क्या सिर्फ ये अकेला रास्ता हम चूज़ करेंगे? सिर्फ अगर हम कहें कि हम इंपोर्ट्स को बंद कर देंगे और सिर्फ मेक इन इंडिया, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ जस्ट अ सेकंड, व्हाट वी गॉट हियर.
ओके, सॉरी, थोड़ा जूम हो गया था. राइट, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ. राइट नाउ, तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ इंपोर्ट्स बंद कर देने से और मेक इन इंडिया को ही सिर्फ चलाने से क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे? द आंसर इज़ नो. बिकॉज देखिए, ये जो मॉडर्नाइजेशन है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दो दिन में आपने डिसीजन ले लिया और कल से आपने स्टार्ट कर दिया. आपको इसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को सीखते जाएंगे. लार्ज स्केल इंडिजनाइजेशन के लिए हमें चाहिए हमारी जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट की. फॉर एग्जांपल HAL ने लगभग 30 साल लगा दिए तेजस को बनाने में. अब तेजस अच्छा एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन 30 इयर्स इज़ टू मच. तो क्यों इतना वक्त लग रहा है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं? राइट, इसरो इतना सक्सेसफुल है, तो हमारी दूसरी PSUs जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसरो इज ऑल्सो ए PSU. तो इसरो इतना सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरी हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स हैं. इसरो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा. प्राइवेट प्लेयर्स की जो ताकत होती है वो अलग होती है. गवर्नमेंट के पास स्केल यानी कि साइज होती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास वो जुनून होता है. यू नीड टेक्नोक्रेट्स, और इसी के साथ साथ यू नीड टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नया नया फ्रेश लॉट आपको हर साल चाहिए. ह्यूमन बींग्स, राइट. आप मिसाइल्स कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. तो यू नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू नीड यंग फ्रेश ब्लड. तो इसके लिए ये चारों पिलर्स की आवश्यकता रहेगी. और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि फॉरेन प्लेयर्स जिन्होंने एक चीज़ को अचीव कर लिया है, जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाने की जो भी एक आर्ट है, जो भी साइंस है, उसको उन्होंने समझ लिया है, तो अब हम उनसे जब एयरक्राफ्ट मंगवाएंगे, जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर पैदा होगा, वो एयरक्राफ्ट या फिर जो भी कोई डिफेंस का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पैदा होगा. उसके पीछे अब समझिए कि वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हमारे देश के कितने सारे लोगों को नए काम करने का तरीका जो है वो सीखने को मिलेगा. और यही काम करने का तरीका जो है, ये फिर हमारे देश में नई फैक्ट्रीज जब हम लगाएंगे, तब यही एक्सपीरियंस जो है, ये जो एक एजुकेशन है, वो उनको काम आएगा, जो आप खरीद नहीं सकते. तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल थिंग, लेकिन उसकी जो रिपल इफेक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं. तो ये कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई थी. फेक डिग्री बाजार, ट्रिब्यून का ये एक आर्टिकल है. इन्वेस्टिगेटर्स को 36,000 फेक डिग्रीज मिली. एक कंप्लेंट लिखी गई थी UGC को, किसी ने लिखी थी विदाउट एनी नेम. तो गुड थिंग इज़ कि ये कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ली गई और पता चला कि 17 जितने स्टेट्स हैं जहाँ पर रहने वाले लगभग 36,000 लोगों की आज तक, अभी तक ये सामने आया है कि 36,000 फेक डिग्रीज इश्यू की गई हैं. और जो टोटल 55 हार्ड डिस्क्स हाथ में आई हैं, उसमें से सिर्फ 14 हार्ड डिस्क को ही यहाँ पर एनालाइज किया गया है. बाकी की हार्ड डिस्क अभी बाकी हैं. और बहुत सारे नाम जो हैं इसमें आ सकते हैं. तो ये चीज़ क्या बताता है? वो मीन्स ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज़ नॉट न्यू. पहले तो मैं ये कह दूं कि दिस इज़ नॉट न्यू. मैं जब कॉलेज में था उस टाइम पर भी इस प्रकार की चीज़ें हम सुनते थे और होता भी था कि फेक डिग्रीज, या फिर कोई कॉलेज नहीं जा रहा है लेकिन सेटिंग्स हैं हर जगह पर, उसके कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, और फिर उनको घर बैठे डिग्री मिल जाती है. और यहाँ पर भी यही बताया है कि एक डेकेड से, दशकों से ये चीज़ जो है वो चलती आई है. इसके साथ ही दूसरी जो डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि ऐसी चीज़ों की डिमांड भी है. फेक डिग्रीज की हमारे देश में डिमांड भी है. शादी करने के लिए लड़के की शादी करनी है, पैसे हैं फैमिली के पास लेकिन डिग्री नहीं है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दे देंगे डिग्री मिल जाएगी. ये चीज़ हो रही है ना. 3 इडियट फिल्म में आमिर खान जो हैं, वो जो रणछोड़ दास, श्यामल दास छांछड़ जो थे, he was not the आमिर खान was someone else, isn't it? फुनसुक वांगड़ू he was. लेकिन जो ये रणछोड़ दास जो भी था, राइट, छांछड़, तो he was a
रिच बिजनेसमैन, उनका बेटा था और एक जगह पर वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री, दैट इज़, ये ऐसा नहीं है कि वो एक इमेजिनरी स्टोरी में, एक रियलिटी में ये चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए या फिर ऐसी बहुत सारी जगहों पर शादी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सोसाइटियल स्टेटस के लिए डिग्रीज जो हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, फेक डिग्रीज। तो ये भी आज हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में इसकी डिमांड है, तो ये भी एक चीज़ है। और इस प्रकार की डिग्रीज होना भी लोग मीन्स पता है कि फेक डिग्रीज हैं, तो भी लोग इसको बहुत ही शान से देखते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो ये एक शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और ऐसी तो बहुत सारे मीन्स, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे कितने सारे इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ ऐसे रेड से, आई एम नॉट सेइंग कि रेड नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना भी चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, कितने सारे लोगों की राइट जॉब पर ऐसी फेक डिग्रीज देकर उन्होंने राइट जॉब जो हैं वो ले ली हैं, जो 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 एक व्हाट वी से डिजर्विंग कैंडिडेट को जो जॉब मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली, ऐसे फेक डिग्रीज वाले वहाँ पर बैठ गए। तो ऐसा कितना बड़ा स्कैम इसका होगा, कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। बट आई थिंक सरकार को एक अलग से टीम बनाकर एक मिशन मोड पर ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मूविंग ऑन एयर ऑन माइंड द गैप्स। 30 जनवरी 2020 की बात है, राइट, जब हमारे देश में पहला कोविड-19 का केस आया था। और 2021 की 30 जनवरी ने 1 ईयर मार्क किया, 1 ईयर ऑफ कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस इन आवर कंट्री। तो अगर हम एनालाइज करें इस पूरे जर्नी को 1 साल की, तो हमें इसमें कुछ सक्सेस और फेलियर्स दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में 1,07,90,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के टोटल केसेस हुए और 1,54,000 लोगों की हमारे देश में मृत्यु हुई, जो यूएसए और दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इंडिया का केस फैटालिटी रेशियो अगर आप देखें तो यूके का, साउथ अफ्रीका का जो 3.1 है और यूके का 2.8 है, तो उससे बहुत कम है, हम 1.4% है। 10 लाख लोगों में कितने लोगों की मृत्यु होती है हमारे देश में, मीन्स 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन में 112 लोगों की मृत्यु हुई। और यूएसए में 1362, इटली में 1486 और बेल्जियम में 1831। तो इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है उसके बाद कैसी केयर आपको मिलती है, दैट विल डिफाइन योर रिकवरी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ के मुकाबले हमारे देश में मृत्यु का आंकड़ा जो है वो कम है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका के साथ कंपेयर करें तो हमारा आंकड़ा उनसे ज़्यादा है। शायद पॉपुलेशन एक इसका रीज़न हो सकता है। डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 पर मिलियन पॉपुलेशन इन बांग्लादेश वाज 50, पाकिस्तान वाज 54, श्रीलंका वाज 16, दैट इज़ लोअर देन इंडिया। ये सारे देशों का आंकड़ा हमसे काफ़ी कम था। फिर स्टार्टिंग के टाइम पर पॉलिटिकल कमिटमेंट भी काफ़ी अच्छा था। क्वारंटीन सेंटर्स खोले जा रहे थे हर जगह पर, लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें की जा रही थी। क्वारंटीन सेंटर्स और खाना पीना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही थी। लेकिन 1 साल हो गया है, अब भी हम डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि क्या हम फ़्लाइट्स को अलाउ करेंगे। ये जो नया वर्जन आ चुका है, वेरिएंट आ चुका है, तो उससे सरकार भी काफ़ी घबराई हुई है कि रिस्क नहीं ले सकते कि नया वर्जन यहाँ पर स्प्रेड होने लगा तो फिर ऐसा ना हो कि जो एक मिशन है जिसमें अब हम जीत हमसे बहुत दूर नहीं है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा ना हो कि केसेस फिर से बढ़ने लगे। लॉकडाउन की बात करें तो वी नो लॉकडाउन भारत ने इम्प्लीमेंट किया, लॉकडाउन आवश्यक भी था, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इतना लंबा लॉकडाउन की आवश्यकता डेफिनेटली थी। फिर लॉकडाउन को अनाउंस किया तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लॉकडाउन को अनाउंस किया था और इसकी वजह से हज़ारों ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो सबसे गरीब मज़दूर लोग जो हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हुई। कई लोगों ने हज़ारों किलोमीटर्स चल के काटे, कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं से बहुत दुखद रियलिटी भारत की सामने आई थी। फिर
प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। फिर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कम्युनिकेशन जो है वो भी इतना सही नहीं था, जितना परफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं था। फिर सीरो सर्वे कंडक्ट किए गए, तो सीरो सर्वे में पता नहीं कि फाइनल रिजल्ट क्या है। आंकड़े तो सामने आए, लेकिन क्या हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है हमारी सोसाइटी ने, यह आज भी क्लियर नहीं है। फिर सिविल सोसाइटी भी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। जब एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एक GFATM है, GFATM ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, तो इसमें जैसे सिविल सोसाइटी ने मिलकर काम किया था, तो यही पार्टनरशिप, इतने लेवल की पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये वैक्सीन जो है वो हमें कितने सालों तक, कितने महीनों तक कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगी, ये प्रश्न भी, इसका आंसर भी हमारे पास नहीं है। तो जो भी चीज़ें जो नेगेटिव हुई, जो पॉजिटिव हुई, ये सारी चीज़ों से हमें एक लेसन सीखना चाहिए, और यही लेसन जो है वो आने वाले फ्यूचर के, गॉड फॉरबिड, लेकिन फ्यूचर के अगर कोई ऐसे पेंडेमिक हो गए तो जो गलतियां हमने की हैं, यही गलतियों को सुधार कर हमें उसका मुकाबला करना होगा। ये 2 पेजेस हैं हेडलाइंस के, लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।